मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने कल देखा था उसका एक स्पेशल एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, और उसका नाम हम लोग देंगे ये स्पेशल एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसका स्पेशल एग्जांपल जिसको हम जानेंगे फ्लाई व्हील के नाम से, फ्लाई व्हील के नाम से। अब यहां पे समझिएगा थोड़ा सा इसको, फ्लाई व्हील्स क्या चीज है। आपने गन्ना जो जिससे रस निकाला जाता है वो मशीन का आपने देखा है, उसके किनारे तरफ में क्या लगा होता है, एक व्हील लगा होता है। समझ में आ गया ना? इस तरह से क्या लगा होता है, एक व्हील लगा होता है। ये इसका सेंटर हो गया यहाँ पे, जो ये इसका एक्सिस, और केवल उसमें दो ही इस तरह से लगे होते हैं। आप देखे हैं गौर से तो शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। जहाँ पे गन्ना का रस निकाला जाता है उस मशीन के बगल पे इसको पकड़ के क्या करता है, वो हाथ से घुमाता है। समझ में आ गया? अब इसमें हम कल देख रहे थे क्या कि इसका अधिकांश भाग क्या है, खाली है, जबकि अगर ये डिश शेप में रहता है उससे ज्यादा किसमें मोमेंटम होता है, सॉरी इनर्शिया होता है, जिसका जगह हमारा थोड़ा सा खाली होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका टोटल मास हमारा सरकमफ्रेंस पे आ गया है। क्या समझ में आ गया ना? और ऐसा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, इनर्शिया होता है। आपने देखा होगा जब ये शुरू फर्स्ट बार में क्या करता है, इसको घुमाने का कोशिश करता है, तब क्या लगता है, हमारा बल लगता है। समझ में आ गया? जब एक बार ये घूम गया तो ये आसानी से क्या होता है, फिर घूमना शुरू होता है। क्यों आसानी से घूमना शुरू होता है? क्योंकि इसमें इनर्शिया ज्यादा मात्रा में क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गया? दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जब ये घुमा लेता है, ये दो इस तरह से रोलर होता है क्या, जिसमें हम गन्ना को डाला जाता है। जैसे ही वो गन्ना को उसमें डालता है तो इसको क्या होना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या होता है, रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि वहां पे जब गन्ना डलाता है तो इसको रोकने का वो अपोजिट एक्सिस में फोर्स लगाता है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाता है कि वो गन्ना को क्या करता है, उसका चूरमा बना देता है। क्या समझ पा रही है? और यही फ्लाई व्हील्स को आप इंजन में भी देखेंगे। आप डीजल इंजन देखें, डीजल इंजन देखें, जनरेटर देखें, जनरेटर के बगल में भी आप देखेंगे बड़ा सा मोटा सा क्या लगा होता है, व्हील लगा होता है। क्या समझ पाई मेरे बात? उसका काम क्या है, एनर्जिया को जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा एनर्जिया को क्या करना, क्रिएट करना। किसी भी इंजन में आप देखे होंगे डीजल इंजन के बगल पे बड़ा सा गोल सा इसी तरह से क्या लगा होता है, चक्री लगा होता है। समझ में आ गया ना? तो एक बार ऐसा आप कर दिए उसके बाद वो आसानी से घूमने लगता है। क्लियर हो गया? अब तो यहां पे हम लोग ये फ्लाई व्हील्स के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा। फ्लाई व्हील्स, फ्लाई व्हील्स generate more amount of inertia, inertia, inertia. Flywheels are used in fuel इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन हो या किसी भी इंजन हो, बस ट्रक जितना भी बात करें, सबका इंजन में क्या लगा होता है, फ्यूल इंजन में ये फ्लाई व्हील्स लगा होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। आपने कभी पिस्टन को देखा है, सिलेंडर को देखा है, गाड़ी किसी व्हीकल्स का इंजन को देखा है? इस प्रकार से उसका क्या होता है, अंदर में सिलेंडर होता है। समझ में आ गया? और इसके अंदर पे क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है। आपको हम बता देते हैं, ये पिस्टन लगा होता है। और ये पिस्टन किसके साथ में कनेक्ट होती है, फ्लाई व्हील के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। इस तरह से यहाँ पे हम इसको फ्लाई व्हील बना देते हैं, छोटा सा ये फ्लाई व्हील है। इस फ्लाई व्हील के साथ में ये क्या होती है, एक टर्मिनल पे कनेक्ट होती है, इस पॉइंट पे।
इसका एक्सिस यहाँ पे है। क्लियर हो गया। जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेट्रोल से इंजेक्ट करते हैं, किससे, पेट्रोल से क्या किया जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे पेट्रोल बर्न होती है। बर्न होने से, समझिएगा, बर्न होने से ये पिस्टन को क्या करता है, नीचे की ओर धकेलता है। क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ये धकेलता है तो ये फ्लाई व्हील्स क्या होता है, रोटेट करना शुरू हो जाता है। अब जब एक बार रोटेट करना शुरू हो गया तो इसमें क्या जनरेट हो जाती है, इनर्शिया जनरेट हो जाती है। पेट्रोल तो इसको केवल नीचे धकेल सकती है, लेकिन क्या ऊपर उठा सकता है पेट्रोल, नहीं उठा सकता। तो इसको उठाता कौन है ऊपर, ये तो ऐसा ऐसा होगा। पेट्रोल यहाँ पे बर्न हुआ तो इस पिस्टन को प्रेशर दिया, प्रेशर देने से ये नीचे की ओर आया और ये इस तरह से घुमा, तो ये उसको ऊपर भी तो जाना है, तो कैसे जाएगा ये, क्योंकि ये हमारा फ्लाई व्हील्स लगा हुआ है। एक बार इनर्शिया क्रिएट हो गया तो जब ये घूमना शुरू किया तो ये घूमते रहेगा। समझ में आ गया। तो इंजन में केवल हम लोग क्या करते हैं, जब पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल केवल पिस्टन को नीचे को धक्का मारता है। समझ में आ रही है बात। जबकि पिस्टन को ऊपर ले जाने का काम कौन करता है, इनर्शिया करता है। समझ में आ गया। और उस इनर्शिया को जनरेट कौन करता है, यही फ्लाई व्हील्स। अगर फ्लाई व्हील्स वहां पे ना लगा दिया जाए तो हमारा इंजन वर्क करेगा ही नहीं, वो नीचे आएगा, केवल नीचे ही रह जाएगा। क्या बात समझ में आ गया। लेकिन जैसे नीचे आता है तो ये क्या होता है, एक बार घूम जाता है, घूमने के बाद इसमें क्या क्रिएट हो जाता है, इनर्शिया। जैसे ये नीचे की ओर आया तो घूमा, तो ये इधर आएगा तो इसको और ऊपर की ओर धकेलेगा, फिर इसको, और ये क्या करेगा, पेट्रोल बर्न होके नीचे और लाएगा और घूमेगा, ये इनर्शिया और ऊपर धकेलेगा। इस तरह से इंजन क्या करती है, घूमती है। समझ में आ गया। ये था हमारा क्या, फ्लाई व्हील्स, जिसमें बहुत ज्यादा क्या क्रिएट होता है, हमारा मोमेंट या इनर्शिया क्रिएट होता है। इनर्शिया का मतलब समझ में आता है कि एक बार अगर वो घूमना शुरू हुआ तो वो क्या रहेगा, घूमते रहेगा। क्लियर हुई बात। चलिए, तो ये था हमारा क्या, स्पेशल एग्जांपल जिसको हम बोल सकते हैं इनर्शिया का, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, फ्लाई व्हील्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इस शेप का हमारे पास में ऑब्जेक्ट है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। समझ में आ रही है। शेप क्योंकि डिफरेंट टाइप का होता है सभी ऑब्जेक्ट का, तो किस शेप के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, समझ में आया। चलिए देखते हैं। यहां पे एक लाइन आप लिख भी लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia also depend on axis of rotation, on axis of rotation, axis of rotation। क्लियर हो गया। चलिए, यहां पे आप लिख लेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। क्लियर हो गया। आगे लिख लीजिएगा शेप। नेक्स्ट में क्या लिखे, शेप। आगे लिखिए एक्सिस, और लास्ट में लिखेंगे एमआई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एमआई को यहां पे क्या समझेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देख लीजिएगा। चलिए, सीरियल नंबर पहला, अगर हमारे पास में रिंग शेप हो, क्या शेप हो, रिंग शेप। रिंग का मतलब समझती होगी ना। अगर हमारे पास में क्या हो, रिंग शेप हो, तो उसका एक्सिस कहां पे होता है, नॉर्मल टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। उसका एक्सिस कहां पे होता है, नॉर्मल टू प्लेन। एक्सिस कहां पे होता है, नॉर्मल टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। यहां पे होता है हमारा कौन, इसका एक्सिस। किसका एक्सिस, रिंग का एक्सिस। क्लियर हो गया। अगर ये रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपको पता है, एम आर स्क्वायर होता है। कल हमने देखा था। क्लियर हो गया। आगे चलिए, सीरियल नंबर 2,
अगर हमारे पास में क्या शेप हो, डिस्क हो, शेप का बात कर रहे हैं, सब क्या है सर्कल में ही है, लेकिन शेप सबका क्या है अलग अलग है। ये रिंग था, ये क्या है हमारा डिस्क है। ये डिस्क का एक्सिस कहां पे होता है, यहीं पे होता है, नॉर्मल टू दी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास में, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं सेमाइज कर देते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा होता है, क्या होता है आधा होता है, यानी कि 1/2 mr²। अब तो समझ में आ रहा होगा बात कि आप कल हमने बताया था कि हम बाजार से 10 किलो क्या लाते हैं, लोहा खरीद लाते हैं और उसको 5-5 किलो का दो व्हील बना लेते हैं, एक डिस्क टाइप का बनाते हैं और एक स्पोक टाइप का बनाते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसमें होता है स्पोक वाला में, जबकि डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है आधा होती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए समझ में आ रहा है। चलो तीसरा, थर्ड नंबर, सिलेंडर धोलो। सिलेंडर देखिए ना, हमारे पास में कैसा हो सिलेंडर हो, लेकिन अंदर से क्या हो खोखला हो, क्या हो खोखला। धोलो का मतलब क्या होता है खोखला। तो इसका जो एक्सिस होगा यह भी हमारा सेंटर ऑफ मास पे भी होगा 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 या नहीं होगा, लेकिन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इसका इनर्शिया हो जाएगा हमारा mr²। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर क्या हो अंदर से खोखला हो, और वो जब उसको हम लुढ़का दें तो उसका इनर्शिया कितना हो जाएगा mr² हो जाएगा। और नंबर पे आइए, ये भी हमारा सिलेंडर ही है, लेकिन कैसा है अभी सॉलिड हो, भरा हुआ हो, तो इसका भी एक्सिस हमारा सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा। क्लियर हो रहा है। लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 1/2 mr² हो जाएगा, mr²। हाँ क्लियर हो गया। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास में क्या हो एस्फियर, एस्फियर का मतलब गोला, फुटबॉल के जैसा गोल। अगर ये होलो, होलो का मतलब खोखला, गोल तो है लेकिन अंदर से क्या है ये खोखला है, तब भी इसका एक्सिस हमारा क्या होगा नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ही होगा। समझ में आ गया। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 2/3 mr² होता है। किसका एस्फियर का, किस कंडीशन में जब वो खोखला हो। क्लियर हो गया। 6 नंबर पे देखिए, एस्फियर ही हो लेकिन वो कैसा हो सॉलिड हो, एक्सिस हमारा वहीं से गुजरेगा सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा, लेकिन इसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हो जाएगा 2/5 mr²। देख लीजिए इसके बराबर होगा। क्लियर हुआ। आगे देख लेंगे कि आपके पास में क्या हो रड हो, क्या हो रड। हम कहां पे लिख दें, इधर लिख देते हैं। चलिए सीरियल नंबर हमारा क्या चलेगा 7। क्या हो हमारे पास में रड, आप देखेंगे ना रड, ये इस प्रकार का रड। चलिए ये एक रड हो गया और एक रड ये हो गया, इसको अगर हम इसमें क्या कर दें छेद कर दें तो इसका एक्सिस यहीं पे बनेगा, और इसको हम क्या कराते हैं रोटेट कराते हैं इस तरह से, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस तरह से क्या होगा हमारा, ये रड है यहाँ पे हमारा इसका एक्सिस। ये रड कैसा है थिन रड है, एकदम पतला वाला रड है, थिन रड है। क्या लिखेंगे, ये इसका एक्सिस कहां पे होता है, इसका एक्सिस नॉर्मल टू रोड
पासिंग थ्रू सेंटर। इसका एक्सिस कहां पे बना है? नॉर्मल टू दी राइट पासिंग थ्रू दी सेंटर, सेंटर्स में इसका ये बनता है। चलिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका? रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m l स्क्वायर बाई 12। l हमारा है लेंथ ऑफ रड। l का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ रड। आप लोग लिख लेंगे, l यहां पे क्या दिखाता है? लेंथ ऑफ रड दिखाता है। क्लियर हो गया? 8 नंबर पे आइए। अगर हमारे पास में जो शेप है वो लेमिना शेप का हो, कैसा शेप का? लेमिना। लेमिना का मतलब क्या समझ में आता है? चलिए, आपके पास में क्या होगा? एक चारकोल इस तरह से बना हुआ है। क्लियर हो गया? और ठीक इसका बीचों बीच में हम क्या कर देते हैं? एक एक्सिस फिट कर देते हैं। इसको हम लोग लेमिना कहते हैं। क्या समझ में आ गया? जैसे कि मान के चलिए हमारे पास बुक है ना, बुक है तो बुक को आप सीधा कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा? लेमिना बन जाएगा। तो इसका जो एक्सिस है वो कहां पे है? नॉर्मल टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, है कि नहीं है? इसका एक्सिस, एक्सिस कहां पे है? ये एक्सिस नॉर्मल टू दी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर। चलिए, अब एक तरह से ये हमारा क्या है? बोलिए, एरिया है। एरिया बना है कि नहीं बना है? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग में इसका हम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा? बोलिए, m तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? लैमिना का, लैमिना। ये केवल लिखने से काम नहीं चलने वाला है, इसको आपको थोड़ा सा याद भी करना होगा कि किस शेप का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। समझ में आ गया? क्योंकि आने वाले समय में हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे और ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली यहीं से आपको उठाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिसका नाम है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या नाम है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए पहले आपको समझा दें कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसको डील करता है। क्लियर हो गया? मान के चलिए कि हमारे पास में एक बॉडी है। क्या है? एक बॉडी है। ये सपोज क्या है? हमारे पास में बॉडी है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये इसका क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास हो गया। ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास। यहां से हम क्या फिट कर देते हैं? एक्सिस फिट कर देते हैं। एक्सिस एक्चुअल में कहां से कहां पे फिट होता है? सेंटर ऑफ मास में ही हम लोग एक्सिस को लगाते हैं। अगर ये सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है हमारा? सेंटर ऑफ मास है,
तो इसी के पैरेलल पे, समझिएगा मेरे बात को, इसी के पैरेलल पे हम एक और एक्सिस लगा देते हैं। चलिए यहां पे हम एक और एक्सिस लगा देते हैं। ये देखिए, जो सेंटर ऑफ मास से इसका दूरी कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं। क्लियर हो गया? आपने ये चीज तो पढ़ के रखा है कि अगर हमारा सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस है तो इसका हमारा एम आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हमने निकाल के रखा है, एम आर स्क्वायर निकाल के रखे हैं क्या। लेकिन हम क्या कहते हैं कि इसी के पैरेलल हम दूसरा एक्सिस थोड़ा दूरी पे बना देते हैं, तो यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसी को हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया? चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पे पहले समझ लीजिए कि ये हमारा एक बॉडी है। क्लियर हो गया? आपने इसको यहां से इस तरह से क्या किया है, छेद कर दिया है। ये क्या है, हमारा एक्सिस है। अब ये इस तरह से क्या करेगी, रोटेट करेगा। लेकिन अब ये वाला एक्सिस को हम यहां पे रख देते हैं, यहां पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। समझ में आ गया? आपने यहां पे रखा था क्या, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस यहां पे था क्या, अब यहां पे रखे तो दोनों एक्सिस क्या हुआ, पैरेलल है कि नहीं अभी। तो यहां का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, और यहां अगर आप एक्सिस मानते हैं तो ये इस तरह से घूमेगी। क्या बात समझ में आ रहा है? अब किस तरह से घूमेगी, ये इस तरह से घूमेगी, आ रहा है समझ में। लेकिन अगर आप सेंटर में रखे थे तो ये किस तरह से घूम रहा था, इस तरह से घूम रहा था। तो इस तरह से ये घूम रहा था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। अब ये यहां पे आपने एक्सिस रखा तो इसको आप इस तरह से घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग होगा। क्या बात समझ में आती है, क्या समझ पाई? तो मान के चलिए कि ये वाला एक्सिस को हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं, यहां पे ध्यान से लिखिएगा, आई जेड इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा आईसीएम। आईसीएम इसका क्या मतलब हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास, प्लस क्या होगा, जल्दी बोलिए, एम ए स्क्वायर। हमने आर स्क्वायर लिखा था क्या, लेकिन यहाँ पे इसका दूरी को हमने क्या मान रखा है, ए, इसलिए यहाँ पे आर ना लिख के क्या लिख दिया हम, ए स्क्वायर। ये इसके बराबर होगा। इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। बात समझ में आती है ना? यहाँ पे ये जेड एक्सिस में हमको कितना एनर्जिया मिलना चाहिए, आईसीएम, यानी कि यहाँ का टोटल एनर्जिया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमको क्या मिलेगा, आई मतलब एम ए स्क्वायर। मतलब हमने चाहा तो यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आर लिखा तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं, लेकिन हमको इसका दूरी को क्या माने हैं, ए, इसलिए क्या लिखे, ए स्क्वायर लिखे। एनर्जिया इक्वल टू समझ में आता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर स्क्वायर लिखे, तो यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ मास। ये दूसरा चीज है। क्लियर हो गया? ये दोनों के बराबर होता है इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहा जाता है। समझ पाई? हो गया सबका? चलिए अब इसको हम लोग प्रूव कर देते हैं। प्रूव कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। एक बार फिर से हम यहाँ पे बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, यही बॉडी है हमारा। चलिए ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था हमारा, ये वाला क्या है, ये सेंटर ऑफ मास। हम कौन सा एक्सिस को लेके चल रहे हैं, जेड एक्सिस को लेके चल रहे हैं। जेड एक्सिस कहां पे होगा, यहाँ पे है या नहीं है, जो इस तरह से पार किया हुआ है, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस। क्लियर हो गया? अब यहां से एक और हम पॉइंट ले लेते हैं सेम डिस्टेंस का, इधर जितना डिस्टेंस लिया है उतना एक और डिस्टेंस का इधर हम एक पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ये बीच का पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ये है सेंटर ऑफ
मास। यहां से इसका दूरी और यहां से ये दूरी क्या है, सेम है। तो इधर का दूरी को तो हम ए मान चुके हैं, क्या माने हैं या नहीं माने? यहां से लेकर इसका जो डिस्टेंस है उसको क्या माने हैं आप, ए माने हैं। तो इधर का दूरी को आप एक्स मान लीजिए, क्या सही है? सेंटर ऑफ मास से पी का दूरी कितना, एक्स, और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस हम माने हैं, जेड एक्सिस माने, उसका दूरी कितना, ए है। क्लियर हो गया? ये क्या है, हमारा एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। ये और यहां पे हमारा क्या था, सेंटर ऑफ एक्सिस। सेंटर ऑफ एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल है, यहां पे दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से फिगर को ड्रॉ करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। बन गया? ये समझ में आया क्या, समझ पाई होगी। यहाँ पे हम ये एक्सिस को नहीं दिखा रहे हैं, केवल हमको क्या, जिसको कैलकुलेट करना है उस एक्सिस को केवल वहां पे हम क्या किए हैं, शो किए हैं। लेट P be the any point at the body distance from center of mass is x। क्या बात समझ में आया? माना कि इस बॉडी के अंदर पे एक पॉइंट माने जिसका नाम हमने क्या दे दिया, P दिया, और इसका सेंटर ऑफ मास से इसका दूरी कितना है, x है। क्लियर हो गया? पैराग्राफ चेंज करके थोड़े से लिखेंगे। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia at P about new axis, about new axis। न्यू एक्सिस ये वाला है ना हमारा, P के रेस्पेक्ट में आप देखते हैं कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे बनता है, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा। क्लियर हो गया? आपको पता होगा कि हम किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, जेड एक्सिस का। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं आई जेड, नहीं लिख सकते हैं क्या? तो आई जेड इक्वल टू, सीधे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या जानते थे, एम आर स्क्वायर जानते थे क्या? तो यहाँ पे आई जेड इक्वल टू भी हमारा क्या होगा, एम आर स्क्वायर ही होगा। देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एम, ध्यान से देखिएगा इधर, और ये यहाँ का हम निकाल रहे हैं, और पॉइंट कहां तक है, पी। तो सीधे क्या लिखेंगे, मान के चलिए इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं ओ, नाम दे देते हैं इसका, क्या नाम देते हैं, ओ। तो आर की जगह में क्या हम ओपी स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ओ से पी की दूरी है, तो ओपी स्क्वायर लिखें। क्लियर हो गया? अगर हम ओ से पी को डायरेक्टली आर मान रहते तो यहाँ पे केवल हम आर स्क्वायर लिखते, लेकिन क्या माने, ओ पी। तो आई जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, एम ओ पी स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए तो, और आई जेड इक्वल टू एम है हमारे पास ओपी, ओ से पी, बोलिए ए प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? और आई जेड इक्वल टू एम रहेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में 2 है।
आई जेड इक्वल टू, बोलिए क्या मिलेगा, एम ए स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 2m ए एक्स मिलेगा। हो गया। Therefore, moment of inertia of complete system I इक्वल टू, आप क्या जाने थे, I1 प्लस I2 प्लस डॉट डॉट IN तक। ये किसी बॉडी का कंप्लीट एमआई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्लियर हो गया, समझे भी। यहां पे हमने तो इस पॉइंट का निकाला है, तो इस सिस्टम में लार्ज नंबर पे पॉइंट है कि नहीं है। अगर किसी पॉइंट दूसरा पॉइंट का निकालेंगे तब भी उस पॉइंट का वैल्यू यही आएगा हमको, क्या दूसरा आएगा, वही आएगा। तो इस केस में क्या हम लिख सकते हैं आई जेड इक्वल टू, समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ देंगे। सब जितना भी पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स को क्या जोड़ कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बोलिए एम ए स्क्वायर प्लस ये आएगा, इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या है ये हमारा एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन 2m a x। क्लियर हुआ। आई जेड इक्वल टू, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि एक पार्टिकल्स का मास हमारा क्या है, स्मॉल m है। अगर हम बहुत सारे स्मॉल m को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल M बनेगा कि नहीं बनेगा, टोटल मास ऑफ सिस्टम। ये तो हमारा पार्टिकल्स की मास हुई ना, तो बहुत सारे पार्टिकल्स को हम जोड़ेंगे तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनेगा कि नहीं बनेगा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल M से। तो समेशन M के बदले में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल M ए स्क्वायर तो हमारे पास में है, समझ पा रही है, प्लस यहां से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए। ये हमारा कभी भी नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, इसलिए इसको m कर दीजिए। समेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे नहीं बदलेगा हमारा, क्या नहीं बदलेगा, 2a। समेशन क्या मिला हमको, mx। देखिए लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, समेशन में नहीं रहने दो इसको, जैसे का तैसे रहने दो, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि हमारा आईसीएम जो होता है वो किसके बराबर होता है, इनर्शिया किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है। यहां पे ध्यान दीजिए कि समेशन एम है, यानी कि टोटल एम को अगर हम जोड़ दें, समझिएगा हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ये है, यहाँ पे है कि नहीं है। और यहां से इसका जो दूरी है, देखिए पी का दूरी कितना है, एक्स है, इधर पी पॉइंट में निकाल रहे हैं ना, कितना है, एक्स। तो ये टोटल समेशन ऑफ एम को अगर हम जोड़े तो क्या होगा, कैपिटल एम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर। क्या एक बार इसको बना दें हम यहाँ पे, चलिए बना ही देते हैं। आई जेड इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम ए एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए यहां पे ध्यान से देखिएगा इसको कि 2a समेशन एम एक्स, यानी कि सेंटर ऑफ मास, यहां पे दूरी हमारा क्या होता है, एकदम जीरो होता है। तो अगर हम यहां पे सबको अगर हम जीरो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका टोटली वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसके अगल बगल जो मास है उसका मास का जो वैल्यू होता है, सेंटर ऑफ मास के अगल बगल जितना भी पार्टिकल्स होती है उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो होता है। ये बात को आप यहां पे लिख लीजिएगा, समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास के चारों ओर नजदीक में जो पार्टिकल्स है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि वो तो हमारा क्या करती है, टर्न करती ही नहीं है, एक्सिस के सामने
जो पार्टिकल्स होती है वो क्या टर्न करती है? नहीं करती है। तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से आएगा? समझ पा रही हो कि मेरा बात को? तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा। चलिए इसको आगे थोड़ा सा ऊपर में बना देते हैं इसी को। तो हमको फाइनली आई जेड इक्वल टू क्या मिला? ध्यान से देखिए तो एम ए स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। चलिए ये सेंटर ऑफ मास था और यहां से पी का दूरी कितना? एक्स है। तो क्या हम टोटल मास mx के बदले में ICM लिख सकते हैं? इनर्शिया एक बार समझाते हैं यहाँ। I इक्वल टू आपने क्या सीखा है? mr स्क्वायर सीखा है क्या? तो हम किसका इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास की किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ पॉइंट P। टोटल मास कितना हो गया? m और यहां से इसका दूरी कितना? x स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? तो mx स्क्वायर के बदले में क्या मिला हमको? इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि हमारा फॉर्मूला I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, लेकिन ICM ये हमारा सेंटर ऑफ मास है ना, तो यहां से P का दूरी कितना? x। तो R की जगह हमने क्या लिखा? x लिखा। तो यहाँ पे ma स्क्वायर तो जो करते हुए, लेकिन mx स्क्वायर की जगह में क्या हम लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं ICM। बोलिए, समझ में आ गया? तो ये क्या प्रूव हुआ हमारा? देखिए यही तो हमको निकाला था। तो इस तरह से हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाता है? प्रूव हो जाता है। ये सिर्फ समझने के लिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर हो गया? इसको जाने से पहले आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहते हैं। देख लीजिएगा, इसको अगर हम क्या मान ले? x, ये y और ये z। इस डायरेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम इसको Ix लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द x डायरेक्शन। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम Iy लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है? अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? Iz। क्लियर हो गई होगी बात? आपने देखा था होगा कि जब हम एक्स एक्सिस पे इसको क्या कराते थे? रोटेट कराते थे, तो एक्स एक्सिस हमारा कब चेंज नहीं हो रहा था, जबकि हमारा वाई और जेड चेंज हो रहा था। उसी तरह से जब हम इसको रोटेट करा रहे थे तो एक्स और जेड चेंज हो रहा था। समझ में आ रही होगी बात? तो अब इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। लेट Ix, Iy and Iz are the moment of inertia of the x, y and z direction। सही है? क्लियर हो गया? आगे ध्यान से देखिए तो, इफ जेड, हमने क्या लिखा है यहां पे? इफ जेड इज नॉर्मल टू प्लेन, इफ जेड इज नॉर्मल टू प्लेन, तब इस केस में क्या होगा हमारा? एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस क्या होगा? देन एक्स एंड वाई एक्सिस आर नॉर्मल
टू प्लेन ऑफ दी बॉडी, यही हमने सीखा है। जेड हमने लिया तो जेड क्या हो गया, नॉर्मल टू दी प्लेन हो गया, लेकिन ये दोनों बॉडी हमारा क्या होगा, रोटेट करने में बदल जाएगा। वही चीज यहां पे लिखें। इससे पहले भी हम लोग इस तरह का एक सिस्टम पढ़े थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद आया कुछ? चल अब समझिएगा यहां पे जो समझने वाली फंडा है उसको, क्योंकि बात हमारा आती है किसमें, रोटेशनल मोशन पे। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई डिस्क है क्या आपको समझाने के लिए? कोई गोल है डिस्क जैसा? वो तो रिंग है। चलिए आपको हम समझा देते हैं, कैसे बता दें आपको हम। मान के चलिए ये हमारा रिंग है। क्या है ये? रिंग है। समझ पा रहे हैं क्या? ये क्या है? रिंग है। अब ये रिंग को इधर से हम क्या बना दिए, एक एक्सिस डाल दिए इधर रिंग में। ये रिंग है ना, ऐसे रिंग है, तो इस रिंग पे क्या डाले, एक एक्सिस, और ये रिंग में इधर से भी क्या डाले, एक एक्सिस। समझ पा रही होगी बात? अब इसके ठीक बीचों बीच में इधर से हम क्या डाले, एक एक्सिस डाले। वो विष्णु भगवान के हाथ में देखिए चक्र ऐसे घूमते रहता है, तो उसी तरह से ये चक्र इसमें घूम रहा है। तो ये एक्सिस हुआ एक, उस एक्सिस चक्र में एक हम इधर से एक्सिस डालेंगे और एक इधर से डालेंगे, बशर्ते दोनों की जो डिग्री होगी वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या मेरा बात समझ में आ गया? अब यहां पे समझिए कि अगर हम ये डायरेक्शन को क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को कांस्टेंट मानते हैं या घुमाते हैं, तो एक साथ वाई दोनों आपका क्या होगा, वहां पे बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अगर इधर वाला एक्सिस को आप पकड़ के घुमाते हैं तो ये वाला एक्सिस क्या होगा, आपका चेंज होगा, और एक जो हमारा ऐसा रहेगा वो चेंज होगा। अगर ऐसा वाला को पकड़ के घुमाते हैं तो ये वाला होगा और इधर वाला क्या होगा, चेंज होगा। होगा या नहीं होगा? समझ में आ रही है बात? तो चलिए यहाँ पे फिगर ये बना दिए। अब एक एक्सिस आप किधर से डालें, इधर से डालें। क्लियर हो गया? एक गोल है, गोला था ना, तो एक एक्सिस आप इधर से पार कर दिए और एक एक्सिस इधर से, मतलब एक एक्सिस आप इधर से दिए, इस तरह से दिए। क्या समझ में आ गया? अब एक एक्सिस को कैसे दिए, ऐसे। क्लियर हो गया? कैसे दिए, इस तरह से दिए। अब क्या करेंगे, आप इसको रोटेट कराएंगे, कराएंगे ना रोटेट। मान के चलिए कि इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो ये वाला कुछ समय में इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बोलिए। अगर हम मान के चलिए कि एक पॉइंट सपोज करते हैं कि यहां पे हमारा क्या है, एक पॉइंट है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट जब घूमेगा तो कुछ समय में यहां पे आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, यहां आएगा। समझ पा रही है कि इस डिस्क में हम इसको इस तरह से रखें और इसको क्या कर रहे हैं, घुमाएंगे। यहां पे हमने एक यहां पे क्या रखा, पॉइंट रखा। जब ये घूमेगा तो ये घूमते घूमते या इस स्थान पे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, घूमते घूमते यहां भी पहुंचेगा, यहां भी पहुंचेगा, यहां भी पहुंचेगा। तो आप देखिए ये हमारा कौन सा डायरेक्शन था, एक्स। इसको हम मान लेते हैं एक्स डैश, इसको क्या मान ले, चलिए इसको वाई डैश मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। तो आप सोचिए कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये एक्स डायरेक्शन पे कितना दूरी तय किया, कितना दूरी पे है, इतना दूरी पे है या नहीं है? ये तो ओरिजिन है ना हमारा, जहां पे एक्सिस लगा हुआ है यहाँ। तो एक्स डायरेक्शन पे ये पॉइंट कितना दूरी पे है, इतना दूरी पे है। ये दूरी को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल एक्स मान लेते हैं। क्या समझ पा रही है बात? अब वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन पे कितना दूरी पे है, यहां से लेकर इतना दूरी पे है। इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। क्या समझ में आया मेरा बात? एक्स डायरेक्शन के लिए कितना दूरी पे है, एक्स दूरी पे है। वाई डायरेक्शन के लिए कितना दूरी पे है, वाई दूरी के लिए है। लेकिन ऐसा जो लगा हुआ है उसके लिए कितना दूरी पे है,
डिग्री हम थोड़ी पूछे, वो कितना दूरी पे, इतना दूरी पे होगा, उतना दूरी पे होगा या नहीं होगा? ये तो ऐसा लगा हुआ है ना, तो इतना दूरी पे होगा। क्या समझ में आई मेरी बात? डाउट है? तो ये दूरी को हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर। ये दूरी को हम क्या मान लेते हैं? आर। ये आर दूरी से ये पॉइंट का किसका, कौन सा एक्सिस के लिए? जो इधर क्या है उसके लिए, जिसको हम जेड मान सकते हैं। समझ में आ गया ना? उसके लिए इस पॉइंट का दूरी कितना है? आर है। क्या चाहे इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? पॉइंट पी मान लेते हैं। समझ में आ गया? यहां पे एंगल की बात करें तो एंगल कितना है? एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये ओरिजिन है, मतलब एक्सिस है जिसमें ऐसा एक लगा हुआ है, ऐसे वाला घूम रहा, घूमता है ना ऐसे। चलिए बनाते हैं, क्या बनता है देखते हैं। आप फिगर ड्रॉ कर लिए क्या? आप देखिएगा ये क्या कहता है, उसको ध्यान से समझिएगा कि यहां पे जब ये घूमेगा किस एक्सिस में? जेड एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये जेड। जेड एक्सिस में घूमेगा तो ये दोनों का मोमेंट ऑफ एनर्जिया, ये दोनों का मोमेंट ऑफ एनर्जिया केवल जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ एनर्जिया के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आप थोड़ा सा वेक्टर में लेके चलते हैं आपको। ये वेक्टर हमारा 1 और ये वेक्टर हमारा 2, तो ये डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर था क्या? ये दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर केवल इसका था या नहीं था? तो इधर का दूरी एक्स डायरेक्शन का क्या माने? एक्स, वाई डायरेक्शन के लिए वाई, तो इसका इफेक्ट एक्स और वाई के बराबर होगा। तो ये आर किसका है? जेड एक्सिस का है। क्या समझ में आ गया? तो जब ये हमारा जेड एक्सिस में क्या करेगा? रोटेट करेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? एक्स डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के बराबर जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्या बात समझ में आया? और यही घटनाएं घटती है हमारा झूला पे। झूला नहीं देखे? नहीं, क्या कहते हैं उसको? सीसो नहीं, यही से चक्कर चक्कर घूमता है, जो भी कहते हैं देखे होंगे, जिसमें हमारा वुड का हॉर्स भी बना होता है, बच्चा बैठता है उसमें, ऐसे घूमता है कि नहीं घूमता है? बीच में एक्सिस लगा होता है, बोलो। तो इसलिए उतना ज्यादा से क्या करता है? घूमता है, क्योंकि चारों तरफ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर में तुम्हारा जो बीच में एक्सिस है उसका इनर्शिया है। समझ पा रही है ना? चलिए देख लेते हैं आगे। अब इसको हम प्रूव कर दे। अब मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया? एक्स, ये वाई, और इधर लगा हुआ हम क्या मानेंगे? जेड मानेंगे। तो ये किसके बराबर होना चाहिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई जेड इक्वल टू, जल्दी बोलिए, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? क्लियर हो गया? चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। therefore therefore I x equal to I x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? आई एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता था क्या? तो आई एक्स इक्वल टू क्या होगा? देखिए वहां बताइए जल्दी। एम तो हमारा एम एक्स एक्सिस के लिए कितना दूरी? वाई दूरी। उस डायरेक्शन पे, एक्स डायरेक्शन पे इधर, तो ये जीरो ही होगा ना। समझ काहे नहीं समझती है? अगर हम y के करते हैं तो ये हमारा जीरो है, तो इसीलिए तो ये हमारा y में है, तो ये जीरो ही तो हुआ। तो कितना दूरी? y दूरी।
समझ में आया? तो आई एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम वाई स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आई वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आया? और आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये आर है ना? नहीं समझ में आया? आया। क्लियर हो गया? चलिए, देयरफॉर आई जेड आपको दिखाई देता है क्या? इसको हम इक्वेशन मान लें? माने इस छोड़ दो ना यहाँ पे। आई जेड की जगह में क्या लिख सकते हैं बोलिए? एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। सही है? और एम आर स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में एम कॉमन है तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एम से एम कैंसल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए समझ में आया? ये क्या कहलाता है हमारा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर हुआ? जो किसके बराबर होता है? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है। आया समझ में? डाउट है? दो थ्योरम पढ़े हम यहाँ पे, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मुझे लगता है कि दोनों ये समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? चलिए एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एमआई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क about its diameter, चल इतने से क्वेश्चन है ये। क्या बोले हैं? कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। सॉल्यूशन, डिस्क है, अब हमारे पास में कुछ टूल्स हाथ लगी। समझ में आ गया ना? आसानी से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्क है कि नहीं है? अभी तो आपने पढ़ा था, ये एक एक्सिस इधर लेते हैं, एक एक्सिस इधर लेते हैं। बोलिए ये कौन सा एक्सिस? एक्स, इसको वाई, तो ये वाला दूरी को क्या मान ले? आर। ये भी तो ले लिए थे आप पी पॉइंट मान के। क्या समझ में आया? चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about cm about सेंटर ऑफ मास। किसका? डिस्क का। है कि नहीं है? कहां पे? सेंटर ऑफ मास पे। तो क्या हम आईसीएम इसको लिखते हैं? किसका? डिस्क का। बताइए कितना है? अभी आपने डायग्राम बना के रखा है, चार्ट बना के रखे हैं डिस्क का। जल्दी बोलिए। 1/2 mr स्क्वायर। ये कहां से आया पता चला? आपने अभी बहुत सारा
शेप का सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं। देखिए डिस्क का है या नहीं है, समझ में आया क्या? 1/2 mr स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट यहां से x और यहां से y क्या इक्वल है? नहीं है इक्वल। अब इधर से भी इसको पकड़े तब भी इधर इक्वल मास, इधर इक्वल मास, इसको यहां भी पकड़े इधर इक्वल मास, इधर इक्वल मास, मतलब x और y क्या होगा यहाँ पे बराबर होगा। यहाँ पे सिमेट्री है कि नहीं है? देखिए तो ड्यू टू सिमेट्री दोनों क्या है बराबर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं Ix इक्वल टू Iy, यानी कि इस डायरेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना है उतना ही यहां पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा y डायरेक्शन पे, क्योंकि दोनों क्या है सेम है कि नहीं है? इस दोनों के बदले में हम क्या मान लेते हैं I मान लेते हैं। चलिए अब ये कौन सा थ्योरम लागू करेंगे यहाँ पे? ये कौन सा थ्योरम है? परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? परपेंडिकुलर तो लिखते हैं अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखेंगे ना, अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बोलिए क्या जानते हैं? Iy प्लस Ix इक्वल टू Iz, यही तो सीखे। ध्यान से देखिएगा, Ix इक्वल टू Iy इक्वल टू I, तो क्या हम इसके जगह में I लिख सकते हैं? बोलिए प्लस Ix के बदले में भी इक्वल टू I जेड, ये आई जेड का ही तो है, आईसीएम क्या है ये आई जेड का ही है, कितना है 1/2 mr स्क्वायर। क्या समझ में आया? क्या यहाँ पे हम जेड लिख दें या सीएम चलेगा? चलेगा ना। क्या लिखे 1/2 mr स्क्वायर, आई प्लस आई 2i इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। क्या इससे आगे बना पाएगी? तो i इक्वल टू कितना 1/4 mr स्क्वायर। ये था इसका आंसर, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना। कल देखते हैं इसका अगला टॉपिक हमारा टॉप से रिलेटेड। क्लियर हो गया ना?